नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं वो हमारी जो सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसी के साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और साथ ही जो इंस्टा का पेज है हमारा उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे हम किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। आज टॉपिक्स थोड़ा ज्यादा है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग उनको जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है डीप ओशियन मिशन है ये आपका। देखिए, अब ये जो है आपका एनर्जी से रिलेटेड है, रिसोर्सेस से रिलेटेड है, तो पेपर थर्ड में भी रख सकते हैं। लेकिन यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी इशू आता है, ठीक है ना, जैसे ब्लू इकोनॉमी वगैरह आप लोग सुनते हैं, है ना, तो वही जाके आईआर में भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पेपर 2 पेपर 3 में दोनों में आएगा जीएस पेपर में। तो डीप ओशियन मिशन देखेंगे हम, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सीधा समझिए कि जो ओशियंस के आप देखते हैं ओशियंस को, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का आपका क्या मुद्दा चल रहा है, 2013 में भी क्रीमिया वाला था। तो आप जो बॉडी देखिए, है ना, अगर भारत का मैप देखेंगे और वाटर बॉडी देखिए तो एक तरीके से ये नेचुरल बैरियर भी है, तो एक तरीके से वो वल्नरेबिलिटी भी है क्योंकि हमारे यहां वहां से हमला भी हुआ था। तो एक तो सिक्योरिटी के पर्पज से, दूसरा वहां पर रिसोर्सेस के पर्सपेक्टिव से, तीसरा वहां पर बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो सारे एस्पेक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वाटर बॉडी या वाटर रिसोर्सेज, है ना, सी वगैरह, ओशियन वगैरह। तो उसी से रिलेटेड है डीप ओशियन मिशन। तो भारत सरकार ने इसको जो है अभी बनाया है इसलिए कि जो वहां पर विद्यमान रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम आरएनडी करें और उनका मोबिलाइजेशन कर सके, ठीक है ना। इसको देखेंगे डिटेल में। दूसरा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2022 की, इसमें इस बार जो भारत की रैंकिंग है वो 136 है, पिछले बार 139 थी। तो ये भी बहुत अच्छी जो है यहाँ पर हमारा प्रदर्शन नहीं रहा, निष्पादन नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं है ये। देखेंगे हम फिर से यहाँ पर जो नार्डिक कंट्रीज है जो आप हमेशा नाम सुनते हैं, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है ना, इन सबका, है ना, आइसलैंड है, तो यही जो है कंट्रीज जो है इसमें हमेशा जो है फर्स्ट रैंक पे दिखाई देती है जो भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडेक्स है। तो इसमें भी उन्हीं कंट्रीज में से एक का जो है फर्स्ट रैंक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, है ना, कौन इसको पब्लिश करता है। तो आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन का जो आपका एसडीएन है ना, यूएनएसडीएन जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, उसको देखेंगे हम लोग। तो इसको सेकंड पेपर में रख सकते हैं। तीसरा ये बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडिया जापान का रिलेशन, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये आईआर का पार्ट हो गया, जीएस पेपर 2। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्यों, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट देख ले हम लोग देख रहे हैं, तो उससे हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। हम यहां पर आईआर भी देख रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है किस तरीके से जो है वो अभी संचालित हो रहा है और किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाले टाइम पर दिखाई दे रहा है हमको, और किस तरीके का इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा, विश्व पे पड़ेगा। ये हमारे एनालिसिस करने का क्या होना चाहिए, स्कोप है हमारे लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर यूक्रेन ने वहां पर इनसे कुछ आग्रह किया, तो हम देखेंगे कि ये बॉडी क्यों बनाई गई थी, कब स्थापना की गई, करती क्या है ये बॉडी, इसके जो आपके मेंबर कौन होते हैं और इसका जो डिसीजन होता है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग है, क्या है ये, है ना, इसके बारे में देखेंगे। एक तरीके से डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है ये आपका, ठीक है। तो पेपर 2 में रख सकते हैं। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर की बात करेंगे, तो महिलाओं के लिए नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, वन स्टॉप सेंटर मतलब एक ऐसा केंद्र जहां से महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, तो उनका हम समाधान कर सके, है ना।
उसमें सभी बहुआयामी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए इस तरीके के केंद्र की स्थापना की जाती है, सेंटर की स्थापना किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो आपके फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम है, इसको देखेंगे। अब देखिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, इतना फोकस गवर्नमेंट का क्यों है? मैंने बार बार बताया कि जितना हमारे यहां उत्पादन होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट, 1/3 है ना, जो पार्ट है 1/4 1/3 पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे पेरिशेबल फूड है, जो खराब होने योग्य जो आपके क्या होते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, सब्जियां हो गई, तो हमारे पास क्या नहीं है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गया, है ना। जैसे कि हमने स्कीम तो लाया मेगा फूड पार्क स्कीम, क्या वो धरातल पर या यथार्थ के धरातल पर उसको हम इंप्लीमेंट कर पाए हैं? नहीं कर पाए अभी तक उस तरीके से, सरकार कोई भी रही हो, है ना। अब सरकारें जो है काम करती ग्रेजुअली, ये बोला जाता है समय लगता है, लेकिन इससे लॉस हो रहा है। अगर हम मेगा, मतलब आप समझिए कि हमारे यहां बिल्कुल बम्पर उत्पादन हो रहा है, ठीक, उत्पादन होना एक अलग चीज है, अवेलेबिलिटी हो गई, लेकिन हम उसको जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर तो सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई ना। वहां पर आप देखिए, वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, नील हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर फार्मर्स की इनकम भी नहीं बढ़ पा रही है, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, इसलिए हम फूड प्रोसेसिंग जो है यूनिट पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज की जो वैल्यू है, जैसे गेहूं है, गेहूं की वैल्यू कम है, उससे ज्यादा आटे की है, आटे से जो ब्रेड बन रही है, जो हम नॉर्मल नाश्ते वगैरह में यूज करते हैं, उसका प्राइस ज्यादा है, फिर वो पिज्जा वाली ब्रेड, तो आप समझ रहे हैं जैसे वैल्यू एडिशन होता है उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो बेचने वाले को पैसा मिलेगा, तो उस व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन स्तर में सुधार होगा कि नहीं होगा, आप इन चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे, है ना। तो इसको देखेंगे, एग्रीकल्चर का पार्ट है ये, जीएस पेपर 3rd में रख सकते हैं। उसके बाद पॉश स्कीम है आपकी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा गाइडलाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, राजस्थान में एक भवरी देवी जो सोशल वर्कर थी, उनके संदर्भ में उनका जो मतलब रेप केस था, उसमें जो है ये वर्डिक्ट सुनाया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के संदर्भ में जो यौन उत्पीड़न होता है उसके संदर्भ में वहां पर क्या बनाया गया कि भैया इसमें इनिशिएटिव लीजिए। तो उसी का कंटिन्यूएशन है। फिर 2013 में उसको जब निर्भया कांड होता है उसके बाद फिर उसको और स्ट्रिंजेंट, उसको जो है और कठिन बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। तो इसके प्रावधान देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सोशल इशू का पार्ट है, वुमेन से रिलेटेड है, इसको देखेंगे। इसी तरीके से पॉक्सो पढ़ा होगा आपने, जो चिल्ड्रंस के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बताइएगा जरा कि आरंभ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है और पॉक्सो जो अधिनियम है उसके क्या प्रावधान है मुख्य, है ना, और उसका क्रिटिकली इवेल्युएशन करना है आपको। मेंस का ये क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग के संदर्भ में आप इसको रखिएगा और इसको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मैं रिव्यू करके बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका सोशल जस्टिस का पार्ट हो गया। सोशल इशू का तो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में आएगा, एक्ट आ गया तो पेपर 2 में रख लीजिए उसको। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ की बात है तो एनवायरमेंट का भी एंगल है। क्यों? क्योंकि कोरल ब्लीचिंग की बात होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये जो कोरल्स होते हैं आपके, है ना, जो पॉलिप्स सुना होगा आपने कि उनके वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा आप लोगों ने, है ना, उससे जो है उस भित्ति का निर्माण होता है उनके स्केलेटन से। जूस एंड जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है ना। इन चीजों को आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरमेंट पे, लेकिन ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ये तो आपका बैरियर रीफ हो गया, एटॉल हो गया आपका, फ्रिंजिंग रीफ हो गया आपका, है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो उसी के बारे में है कि किस तरीके से इनका आकार कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से फर्क पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में है सबसे बड़ा ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। इसको देखेंगे, जीएस पेपर 1 और 3 दोनों में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट है दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। अब इसके बाद कॉटन इंडस्ट्री की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर कोई आईटी इंडस्ट्री है तो वहां पर स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, कम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारे यहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, जो हम डीपीएसपी में अपने संविधान में पढ़ते हैं, आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी में, ठीक है ना। तो आप समझिए कि उस तरीके की इंडस्ट्रीज को हमको वहां पर सेटअप करने की जरूरत है जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरीके की इंडस्ट्री में क्या एक कॉटन नहीं है? आप पूरे मैप में देखिए भारत में तो आपको मैक्सिमम जगह जो है आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि सब जगह जो है कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है।
उस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए कई सारी स्कीम्स भी आई हैं, टफ्स है, ए टफ्स है ना, इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल जो है आपका असिस्टेंस के लिए, सेटअप करने के लिए वहां पर हम उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं, ठीक है ना। पीएलआई स्कीम वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल रिलेशन में देखते हैं हम लोग इसको। और श्रीलंका में आप देखेंगे तो श्रीलंका के संदर्भ में ये टॉपिक आज आया है ना, जीएस पेपर 2 का पार्ट है कि श्रीलंका को भारत ने अभी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। इसको ऐसा समझिए बिल्कुल सिंपली कि ये सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या, कि किसी भी विकासशील देश को कठिन समय में उनकी आवश्यकता के टाइम पर कोई जो देश है उनको हेल्प करता है, तो वहां पर कंसेशनल जो आपकी रेट होता है उसमें लोन दिया जाता है, उनको सब्सिडी दिया जाता है ना, उसको सॉफ्ट लोन बोलते हैं, ताकि वो अपना विकास जो है अपेक्षित स्तर पर कर सके, ठीक है ना। अब आगे की ओर देखेंगे, पहला जो टॉपिक है हम इसको डिटेल में देखेंगे, जो हम देखने जा रहे हैं डीप ओशन मिशन, है ना। अब समझिएगा कि यहां पर क्यों ये लाया गया है, तो भैया इसलिए लाया गया है कि यहां पर हमको स्टडी करना है ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, ठीक। उसके अलावा जो आपका ओशन के रिसोर्सेस है वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो इसके लिए जो आपकी मिनिस्ट्री होगी कौन सी होगी बताइए जरा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होगी, बिल्कुल सिंपल। अब इसके द्वारा करना क्या है, तो भैया सी बेड जो समुद्र के तल है वहां पर हमको आरएनडी करना है, वहां पर हमको समझना है ना, साइंटिफिक क्या बेसिस पे कि किस तरीके से जो है यहां पर जीवन की उत्पत्ति के जो आपकी मिस्ट्रीज हैं, जो आपके रहस्य हैं, उनका उद्घाटन कर रहा है। और ये समुद्र का जो सरफेस है, जो सतह है, वहां से 6000 मीटर जो है गहराई तक के लिए ये आपका मिशन जो है रखा गया। ये सब याद नहीं करना हमको, की पॉइंट्स देखते हैं हम इसको। तो इंडिया के पास आप देखिए कि अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, या ये बोलते हैं कि हमारा जो EEZ है, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 3 चीजें होती है इसमें, एक टेरिटोरियल जोन होता है आपका, दूसरा कंटीजियस होता है और तीसरा आपका EEZ होता है ना। 200 नॉटिकल माइल तक देखते हैं, उसमें जो है आप 24 और 24 ऐसे करते हैं ना, 12 और 12 जो है आपका वहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों आपके निकल आते हैं। अब समझिएगा 12 और 12 है वो आपका नॉटिकल माइल की बात कर रहा हूं, एक यूनिट है आपकी जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो ये जो है भारत की अवस्थिति देखेंगे मैप में आप, तो हमारी एक अद्वितीय क्या मैरीटाइम जो है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसमें अद्वितीय सामुद्रिक स्थिति है। अब यहां पर देखिए कि हमारी बाउंड्री कितनी है, अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो 7517 किलोमीटर। अब इसमें 9 जो है आपके कोस्टल स्टेट्स हैं और 1382 इसमें आइलैंड भी शामिल हैं, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट मानी जा रही है इस मिशन की, ये बिल्कुल याद नहीं करना है, 4077 करोड़ है, हमारे लिए बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, ये जानना है हमको कि ये जो स्कीम है 5 इयर्स के लिए फेज वाइज मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये इनिशिएटिव किसने लिया है, तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। क्यों लिया है, कि जो डीप ओशन रिसोर्सेस हैं, है ना, उनके बारे में हमको आरएनडी करना है, उनका मोबिलाइजेशन करना है। उसके बाद उसके लिए हमको टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको भी यूज करेंगे, और किस तरीके से उनका सस्टेनेबल यूज करें हम, उस संदर्भ में इस मिशन को लाया गया। बिल्कुल सिंपल है, इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में हमको समझना है। अब समझिएगा कि ये क्या ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ब्लू इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, जो भी आप ओशियन के अंतर्गत देख रहे हैं सारी चीजें इसमें एम्बेडेड हो जाएंगी, संपृक्त हो जाएंगी। अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। अब ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल क्या है, एम्बिशियस मिशन है। अब जो इसके अंतर्गत एक मैंड, जैसे आप ड्रोन वगैरह सुनते हैं, वैसे ये भी है कि एक आपका मैंड जो है सबमर्सिबल है, मानव युक्त पनडुब्बी है आपकी एक तरीके से, है ना, सबमरीन है, सबमर्सिबल लिखा हुआ है, ऐसा समझिएगा, पनडुब्बी टाइप का, है ना। तो वो जो है इसका नाम क्या है, मत्स्य। क्यों मत्स्य रखा गया, मत्स्य 6000, क्योंकि एक तो 6000 मीटर तक की गहराई में जाएगा ये, पहली चीज। दूसरा, मछली पानी में रहती है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। इस तरीके से याद रहेगा कि मत्स्य 6000 है ये आपका, ठीक है। ये जाएगा और वहां पर आरएनडी का काम करेगा। अब समझिएगा कि ये जो आपका बनाया जा रहा है इक्विपमेंट, इसमें सेंसर्स वगैरह भी होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो डीप सी माइनिंग होती है, डीप सी जो माइनिंग होती है, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स, टूल्स होंगे उसमें, ठीक है ना। और वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर एक्सप्लोर किया जाएगा जो डीप सी, जो सी बेड है आपका, डीप सी बेड में जो आपकी मरीन डाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी है, मिनरल का जो आपका वहां पर स्कोप है, रिसोर्सेस का जो भी स्कोप है, उसको हम वहां पर मोबिलाइज करेंगे, उसके बारे में हम खोजबीन करेंगे। अब इसका महत्व क्या होगा, तो सीधी बात है, पहला, भारत का जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है उसको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, वही उसका इस मिशन का उद्देश्य है। दूसरा, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है इंडल्ज है ना, और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है
ठीक है, जिसका उद्देश्य, जिसका फोकस जो है कहां पर है कि डेवलप करना है डीप सी टेक्नोलॉजी को। इसके अंतर्गत जो मैन्ड आपके इक्विपमेंट, जो हम सबमरीन की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो यहां पर इस तरीके के आरएनडी से रिलेटेड वाहनों का हमको क्या करना है, निर्माण करना है, जो एक्सप्लोर करेगा ओशियन बेड में जाके चीजों को, ठीक है। और फिर इस संदर्भ में हम क्षमता निर्माण का भी काम करेंगे, किसमें, मरीन बायोलॉजी के अंतर्गत। कभी तो बायोडायवर्सिटी पे काम करेंगे हम लोग। और ये जो है आपकी 15 ईयर का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, किसके साथ, तो इंटरनेशनल एक बॉडी है यूएन की, जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। बताइएगा अनक्लॉज किसने किसने सुना है, सबने सुना होगा। और वो किस तरीके की संधि है ना, 1982 में लाई गई थी, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, वहीं पर आप ये भी पढ़ते हैं। तो यूएन क्लॉज के बारे में बताइएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, है ना, मतलब समुद्री कानून संधि है, वो समुद्र के कानून से संदर्भित जो है आपका वो संधि है वैश्विक स्तर पर, उसके बारे में बताइएगा। सॉरी, अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत एक आपने बार बार सुना होगा कि पॉलीमेटालिक जो है आपके नोड्यूल्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत मैंगनीज के नोड्यूल्स आते हैं आपके मेनली, ठीक है ना। तो उसके बारे में वहां पर क्या करना है हमको, उसका उद्देश्य क्या है कि जो आईओआर रीजन है हमारा, इंडियन ओशियन रीजन जो है आपका ये पूरा, तो वहां पर पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स है उनके बारे में हमको आरएनडी वगैरह करना है, ठीक है। आप समझिएगा कि इसी को जो है माना जाता है कि यहां पर जो है इस तरीके के मेटल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि पॉलीमेटालिक जो है आपकी ये क्या है, नोड्यूल है, ठीक है। अब यहां पर जो प्रिलिमिनरी जो आपकी प्राथमिक यहां पर स्टडी की गई है, उसके द्वारा बताया गया कि भैया यहां पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो कितने हैं, लगभग 380 मिलियन मीट्रिक टन है, एमएमटी बोला जाता है इसको। अब इसके अंतर्गत कौन से मेटल्स आते हैं, तो मैंगनीज है, कोबाल्ट है, लेड है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में है। और इसका जो एस्टिमेशन बता रहे हैं, है ना, मॉनेटरी टर्म्स में, तो 110 बिलियन अमेरिकन यूएस डॉलर है ये आपका, ठीक है। अब इसका एम क्या है, तो सीधी बात है, जो एम हमने ऊपर पढ़ा है कि महासागरीय संसाधन है उनका पता लगाना, फिर उनको उनका दोहन करना, और दोहन कैसा करना, सस्टेनेबल यूज करना उसका, और उसके सस्टेनेबल यूज के लिए जो भी आपकी आवश्यकता है, किसकी, प्रौद्योगिकी की, उस तरीके की टेक्नोलॉजीज को वहां पर डेवलप करना, ठीक है ना, इस तरीके की बात है यहां पर, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, इससे क्या होगा कि लोगों को वहां पर आजीविका का भी क्या होगा, वहां पर अवसर प्राप्त होगा। उसके अलावा इससे जो संसाधनों की कमी जो हमारी पूरे के पूरे जो समुदाय झेल रहा है ना, वैश्विक स्तर पर मानव जो झेल रहा है, उसकी भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है, वही नॉर्मल सी चीजें। अब यहां पर ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो डीप ओशियन मिशन है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो ब्लू इकोनॉमी है उसके हम कंपोनेंट समझ लेते हैं कि क्या क्या। अब इसको रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल समझिए। हमारे यहाँ जो रेनबो रिवॉल्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें क्या ब्लू रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए ब्लू से सीधा सबसे पहला फिशरीज आ जाएगा, दूसरा एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा ये, ठीक, दूसरा टूरिज्म आ जाएगा, तीसरा समुद्री परिवहन। क्यों बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम रेल, रोड और जो हमारा जल परिवहन है या समुद्री परिवहन आप बात करेंगे तो सबसे सस्ता क्या है, पानी के द्वारा जो परिवहन है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कंपैरेटिव बात करें तो इको फ्रेंडली भी होता है, क्यों, पोल्यूशन कम होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का भी कंसेप्ट आ जाएगा, फिर एक्वाकल्चर की भी बात आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आपकी सीबेड है या समुद्र तल से जो निकालने वाले संसाधन है वो भी गतिविधियां उसके अंतर्गत आ जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये सब इसके कंपोनेंट है, इसको देख जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो कंपोनेंट की बात करें इस स्कीम की, तो इसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है ना, डीप सी माइनिंग है, मैंड जो है आपका उस तरीके का व्हीकल है ना। उसके बाद यहां पर हमको डेवलप करना है ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है ना। सबसे बड़ा हमारा कंसर्न क्या है, पेरिस हो, क्योटो हो, जितना आप देख रहे हैं 1992 का जो आपका मेन जो लैंडमार्क था आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपका कन्वेंशन, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थ समिट बोलते हैं। रियो में हुआ था, फिर रियो +10 है जोहानिसबर्ग, फिर रियो +20 आपका, है ना, वो रियो में हुआ। तो ये सब चीजें देख रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं और ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो भैया ऐसा है, क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो यहां पर भी उस तरीके का विकास करना है जो एक एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे ध्यान करना है कि हम एक्सप्लोर कर सके, है ना, जो आपके सी के अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं
उसके संदर्भ में, और कंजर्वेशन का भी एक आयाम इसके अंतर्गत है, जहां पर डीप सी बायोडायवर्सिटी की चर्चा की जाएगी, है ना। और यहां पर जो है डीप ओशन सर्वे भी करना है, एक्सप्लोरेशन भी करना है, और यहां पर फ्रेश वाटर की भी बात की जा रही है ना, ओशियन की और एनर्जी की भी। और इसके बाद एडवांस्ड मरीन स्टेशन जो है आपका, वो भी सेटअप करना है, किसके लिए? ओशियन बायोलॉजी के लिए। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022 की। तो देखिए इसमें फुल क्वेश्चन कभी भी मेंस में नहीं फ्रेम होगा, इतना स्कोप नहीं है इस टॉपिक पे। इसको ऐसे समझिए कि मेंस में हम एज ए एग्जाम्पल जो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एज एन एग्जाम्पल जो है इसको उपयोग कर सकते हैं हम, लेकिन प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। तो भारत की जो आपकी यहां पर अवस्थिति है, जो स्थान है, वो 136 है। और कितने देश टोटल थे इसमें? 146। तो नीचे से 10वें नंबर पे हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सा एडिशन है? तो 10th है। कौन पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको क्या करता है? पब्लिश करता है, ठीक है। अब इसमें सबसे खुश रहने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है ना। लगातार 5वीं बार इसकी फर्स्ट रैंक आई है। मैंने पहले ही बोला नॉर्डिक कंट्रीज। आप सेकंड रैंक देखेंगे तो फिनलैंड की है, थर्ड डेनमार्क की है आपकी, ठीक है। देखिए पहला फिनलैंड हो गया, दूसरा जो है आपका डेनमार्क हो गया, थर्ड जो है आपका यहां पर आइसलैंड हो जाएगा, फोर्थ जो है आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रैंकिंग हमको जो है याद रखना है। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे तो आपका नीदरलैंड है। नीदरलैंड कौन? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते थे, ये डच है क्या? डच जब हमारे यहां आए तो उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर जो है स्टैब्लिश की गई थी, बताइएगा जरा। और इन सब चीजों को मैप से याद किया करिए आप लोग, ठीक है, याद रहेगा। अब सबसे लास्ट वाली कंट्री के रैंक भी जान लेते, पूछा जाता है, तो भैया अफगानिस्तान है 146 में। उसके बाद लेबनान है ना, सीरिया, लेबनान। आप ये एरिया देख रहे हैं, यहां पर भी हमेशा जो है वो अनरेस्ट बना हुआ होता है। उसके बाद जिम्बाब्वे है आपका, रवांडा है, बोत्सवाना है। रवांडा की कैपिटल का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि भैया यहां पर सबसे अच्छा जो सुधार देखा गया है ना, पिछले साल और इस साल में, तो बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है आपका, ठीक। इसके बाद सबसे बड़ी गिरावट कहां हुई? तो लेबनान में, वेनेजुएला में और अफगानिस्तान में। यूएसए यहां पर 16th रैंक पे है, ठीक है ना। और जो भारत है, पिछले साल की रैंकिंग देखते हैं तो 139 थी, इस बार 136 है। तो थोड़ी रैंकिंग हमारी बढ़ी है। पिछले साल जो है नीचे से और नीचे थे हम लोग, इस बार थोड़ा सा जो है ग्रोथ हुई है हमारे यहाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि भैया यहां पर एक स्पेशल जो है डायमेंशन इस बार जो है एम्बेडेड किया गया है, संपृक्त किया गया है, कि जो सोशल मीडिया के द्वारा जो हमको डेटा एनालिटिक्स आंकड़े मिले हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और उससे ये पता लगाया गया है कि कोविड-19 जब पैंडेमिक आई, तो उसके पहले और उसके बाद जो हमारे इमोशंस है, उसको कंपैरिजन करके जो है उस तरीके की भी जो है हैप्पीनेस को यहां पर एम्बेडेड किया गया है। नॉर्मल सी चीज है, ठीक। अब यहां पर ये देखिएगा कि यहां पर काउंटिंग होती कैसी है। तो जो यहां पर पैमाना लिया जाता है 0 से 10, 0 मतलब सबसे दुखी, 10 मतलब सबसे खुश देश, ठीक है। पाकिस्तान जो है 103rd रैंक में है ना, हमसे ज्यादा खुश है वो। उसके बाद बांग्लादेश जो है 99 पे है, श्रीलंका 126 पे है, चाइना 82nd पे है और नेपाल 85th पे है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि इंडिया और जापान का जो रिलेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मालाबार वगैरह भी आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि आईओआर रीजन में जो एग्रेसिव राइज देखा जा रहा है चाइना का, जिसको हम ड्रैगन बोलते हैं, तो उसके काउंटर के लिए आप देख रहे हैं कि इस पूरे रीजन में भारत जो है ना, वो एक चाइना के समकक्ष खड़ा हुआ। एक क्या है, आईआर के कंटेक्स्ट में कंपैरेटिव देखिएगा कि भारत जो है उसके विकल्प के रूप में है, तो यूएस हमको क्या देखता है वहां पर? नेचुरल अलाई के रूप में, ठीक है ना। और रशिया से क्या है, हमारे संबंध भी अच्छे हैं, और लेकिन सोशलिस्ट उसकी आइडियोलॉजी है, तो चाइना से भी क्लोज है। अब यहीं पर बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट आता है, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। तो यहां पर भारत और जापान के जो द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में रखा गया है कि भैया भारत के संदर्भ में जापान ने यह बोला है कि हम $42 बिलियन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे भी आप देखेंगे तो जो आप लोग पढ़ते हैं कि भैया जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो फंडिंग वगैरह की बात की गई है ना, जो एनेक्स 1, एनेक्स 2 कंट्रीज, आप देखते हैं कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे। तो जो दिल्ली मेट्रो है, वो आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जहां पर जापान ने ही फंडिंग की है। तो अब जापान और बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो बायलैटरल रिलेशन है उनको और जो है जो सशक्त करने के लिए अगले 5 सालों में $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब की पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो भैया यहां पर ये याद रखिएगा कि जो अभी प्रधानमंत्री है जापान के, उनका नाम क्या है? फ्यूमियो किशिदा। तो उनकी पहली ये द्विपक्षीय विजिट है, यात्रा है भारत के संदर्भ में, भारत में उनकी पर्सनल, है ना, ये याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर भारत और जापान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसकी 70th एनिवर्सरी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद
भारत और जापान अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, याद रखिए जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डायमेंशन है, मतलब ये देखना हो कि दो देशों के बीच में कितनी गहरी या कितना सशक्त जो है क्या है द्विपक्षीय संबंध, तो उसमें सामरिक संदर्भ देखा जाता है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखी जाती है। उसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया और जापान और स्ट्रेंथन और डीपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है ये स्टैब्लिश किया गया था, कब लिया गया था? 2017 में जब समिट हुई थी। कौन सी समिट? इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में क्या डिफरेंस है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताया करिए, हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए जो है वही जो है मोटिवेशन है। अब ये जो एक्ट ईस्ट है उससे क्या होगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, जिसको आप चिकन नेक देखते हैं, जिसमें बार बार जो है चाइना पीछे लगा रहता है ना, और हम बहुत सारी चीजों से हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो भारत से बहुत छोटे से जो है एक वे से जुड़ा हुआ है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं ना, जैसे मुर्गे की गर्दन, चिकन नेक। ठीक है, तो अगर उसको कट कर देंगे तो हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमको डिसइंटीग्रेट या हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है भंग करना चाहते हैं, उसमें से एक चाइना भी है, समझिएगा। ठीक, तो उसमें ये जो एक्ट ईस्ट है उसके अंतर्गत हमने क्या उठाया, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तो उसने क्या किया फोकस अपना कि नॉर्थ ईस्ट को भी जो है हमारे पूरे भारत देश के विकास के मुख्य धारा से संपृक्त करना है, तो वहां पर कनेक्टिविटी में सुधार करना है ना। तो इससे क्या करना था, ये जो हमारा निर्णय लिया गया कब, 2017 का जो शिखर सम्मेलन था इंडो जापान एक्ट ईस्ट फोरम, तो उसमें बोला गया कि भैया पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। फिर वहां पर डिजास्टर, जैसे देख लीजिए कि भारत में पश्चिम की तरफ एक तरफ सूखा पड़ रहा होता है, तो वहां पर आप ब्रह्मपुत्र का प्रकोप देखेंगे तो वहां पर बाढ़ आती रहती है। ठीक, उसके अलावा वहां पर इंसर्जेंसी की भी समस्या है कि नहीं है? आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा जो है अप्सपा वगैरह की भी चर्चा होती रहती है। तो वहां पर आपदा जोखिम में कमी, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनको हमको वहां पर बढ़ावा देना है, बढ़ावा मिलेगा, ये इसका संदर्भ था हमारा मेन। उसके बाद 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी की जब जापान यात्रा हुई तो दोनों देशों ने यह बोला था, दोनों देशों ने 3.5 ट्रिलियन जापानी येन का जो है यहां पर क्या किया था दोनों ने कि भैया इतना टारगेट है हमारे जो ट्रेड वगैरह का, जो बायलैटरल जो हमारा ट्रेड वगैरह होता है उसमें, जिसको हमने अचीव कर लिया। उसके बाद जो बहुत सारी जापानीज कंपनीज हैं जो भारत में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है संख्या में, तो अभी लगभग 1500 जापानीज कंपनीज भारत में इस्टेब्लिश्ड है ना, और वो जो है और भी बूस्ट करना चाह रहा है जापानीज जो कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, और हमको इन्वेस्टमेंट की पर्याप्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी हमारे पास तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहां से मोबिलाइज कर पाएंगे, तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जापान जो है भारत के जो एफडीआई की बात करते हैं उसमें 5th लार्जेस्ट कंट्री है, 5th लार्जेस्ट सोर्स है। इसके बाद बहुत सारे और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें असिस्ट कर रहा है हमको जापान। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है और भी बहुत सारे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो जो रीजनल इश्यूज है उस संदर्भ में भी जो है हमारे उनके साथ क्या है टाई अप है। जैसे अभी चाइना का जो एग्रेशन देखा जा रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के संदर्भ में, तो वहां पर हमने उसको भी डिस्कस किया है, उन मुद्दों पर भी चर्चा किया है कि क्षेत्रीय जो है वो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं या जो सिक्योरिटी के मुद्दे उसको कैसे इंश्योर किया जाए। ठीक है, दोनों पक्ष ने जो है आपका 6 और एग्रीमेंट्स पे जो है सहमति जताई है ना। जैसे आपका शहरी विकास की बात कर लें, क्लीन एनर्जी के संदर्भ में बात कर लें, है ना, सॉलिड वेस्ट या वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, है ना, वाटर मैनेजमेंट की बात कर लें, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, है ना, उसके बाद आर्थिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैम्बू, है ना, बैम्बू बेस्ड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बांस पे बेस्ड जो आपके उत्पाद हैं उनको किस तरीके से और बढ़ाया जाए। ठीक, तो इस पर जो है यहां पर समझौते पर जो है आदान प्रदान किया गया, समझौता किया गया। अब इसके बाद 2018 के बाद ये आपका पहला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, क्योंकि उस समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण बहुत सारा यहां पर प्रॉब्लम जो है जनरेट हुई थी हमारे भारत में आंतरिक स्तर पर। उसके बाद कोविड पैंडेमिक आ गया। ठीक, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आगे के संदर्भ में जो है 2+2 की बैठक होगी, मतलब दो देशों के बीच अगर 2+2 लिखा है, स्ट्रैटेजिक जो आपकी रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक जो आपकी रणनीतिक साझेदारी, इसका मतलब क्या कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के उसी को हम बोलते हैं 2+2। ठीक है, यह प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल ये फैक्चुअल टॉपिक है आपका। यहां पर यूक्रेन ने अप्रोच किया है और बोल रहा है कि भैया जो भी जीनोसाइड कन्वेंशन वगैरह है उसके अंतर्गत वायलेशन है, उसके कारण ये आपका चर्चा है ना। तो ये यहां पर हमको देखना है कि इसमें जो है आईसीजे क्या है, किस तरीके से बना, ये यूएन की बॉडी है कि नहीं है,
है ना, ये देखना है हमको, ठीक। तो हमको कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों ये न्यूज में आया। तो ये आपके प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, किसके अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया था, मैं रोज बताता हूं आपको कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरे विश्व को यह लगा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो वैश्विक शांति को क्या करे, संरक्षित करे, बनाए रखे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशंस। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1940 से, तो भैया ये लगा कि जिस उद्देश्य से उस बॉडी को बनाया गया था उसकी तो पूर्ति हुई नहीं। तो फिर हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत कई सारी बॉडीज बनाते हैं। तो उसी में से एक डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, जो आपका विवाद समाधान या विवाद निवारण तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमने क्या बनाया, यूएन के अंतर्गत जुडिशियल ऑर्गन, जिसका नाम रखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड द हेग में है, उसका नाम पीस पैलेस रखा गया। इसको स्टैब्लिश किया गया जून 1945 में, जो एक चार्टर के थ्रू लाया गया यूनाइटेड नेशंस में, है ना, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो चार्टर है आपका। और ये इसका जो आप ये देखिए कब से काम करना चालू किया, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाता, स्टेट पीसी से पूछा जा सकता है। अप्रैल 1946। अब ये किसी का सक्सेसर था, तो किसका था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, ठीक है। अब ये जो है आपका अकेला ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है, टोटल 6 है, तो उसमें से अकेला ऐसा है जिसका लोकेशन न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कहां है, नीदरलैंड द हेग में। तो हमने जब एक याद कर लिया कि भैया 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें एक का हेडक्वार्टर आपका कहां है, नीदरलैंड द हेग में, तो बाकी सबके कहां है, न्यूयॉर्क में। तो हमको वैसे भी याद हो गए, एक फैक्ट हमने याद किया, 5 अपने आप याद हो गए। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसका प्राइम रोल क्या है, तो क्या होगा प्राइम रोल, सेटल डाउन करना लीगल डिस्प्यूट्स को, लेकिन कब, जब मेंबर स्टेट्स वहां पर आग्रह करें इनसे। और किस संदर्भ में किया जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों से सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको क्या किया जाएगा, डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। अब ये किस तरीके की बॉडी है, तो भैया याद रखिएगा एडवाइजरी बॉडी है। इसकी प्रकृति कैसी, सलाहकारी है। इसमें 15 जजेस होते हैं, इनका टेन्योर कितना है, 9 सालों का है, ठीक है। और ये जो है आपका किस तरीके से कि यूएनजीए का नाम जो आप लोगों ने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद, इनके द्वारा इनको चुना जाता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच है, और जितने भी मेंबर्स है यूएन के, वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। और इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है दोनों पार्टीज पर क्या होता है, दोनों पार्टीज के लिए तभी जो है दिया जाता है, या ऐसा समझिए कि इसका जो अधिकार क्षेत्र, जो इसको अथॉरिटी है, वो तभी प्राप्त होगी कि भैया किसी भी इशू में ये अपना जजमेंट सुनाए जब दोनों पक्ष उसके लिए सहमत हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वन स्टॉप सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है। बताया जा रहा है अभी हमारी सरकार ने जो अप्रूव किया था 733 वन स्टॉप सेंटर अक्रॉस द कंट्री, उसमें से 700 जो है अभी ऑपरेशनल है, ठीक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 733 थे, 700 अभी बन गए। हमको ये देखना वन स्टॉप सेंटर क्यों लाया गया, है ना, इसका क्या प्रावधान है, ये किस तरीके से जो वुमेन्स के जो आपके किस तरीके के उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं या वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो किस तरीके के आयामों को यहाँ पर संपृक्त किया गया और कौन सी जो मिनिस्ट्री है यहाँ नोडल है, इसके कुछ प्रॉज और कॉन्स देखेंगे हम लोग। तो वन स्टॉप सेंटर है, इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री कौन आएगी, डब्ल्यूसीडी, क्योंकि वुमेन्स का मैटर है, और जहां पर वुमेन्स का आएगा वहां पर चिल्ड्रन का आएगा ही, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगी मिनिस्ट्री। उसके बाद किस तरीके की स्कीम है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। 2 तरीके की स्कीम होती है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और एक क्या होता है बताइएगा, कि जो एक तो कुछ शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा फंडिंग, और एक में जो है पूरी तरीके से सेंट्रल जो है उसको क्या करती है, सेंटर के द्वारा फंडिंग। तो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। और किस तरीके की प्रॉब्लम को यह एड्रेस करेगी, तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाएगा कि उनको जितनी भी चीजें आप बिल्कुल स्टेप वाइज सीखिए, स्टेप वाइज आप सोचिए कि अगर किसी महिला के खिलाफ इस तरीके का कोई जो है क्या आता है, कोई भी केस आता है, तो उसमें सबसे पहले उनको पुलिस की सहायता, दूसरा लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, तीसरा आप समझिएगा साइको सोशल काउंसलिंग की भी जरूरत होती है इसमें, है ना, क्योंकि इस तरीके का क्राइम होने के बाद, है ना, जो महिलाओं के अंतर्गत या किसी के साथ भी होता है, तो एक मानसिक आघात पहुंचता है, जिससे हम अवसाद की स्थिति की ओर क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए जो आपका साइको सोशल काउंसलिंग की बात है, मेडिकल एड तो दिया ही जाएगा, फिर टेम्पररी शेल्टर भी दिया जाएगा, है ना, ताकि उनको वापस से उनकी नॉर्मल लाइफ में क्या किया जा सके, लौटाया जा सके। और ये सब जो सुविधाएं हैं वो एक छत के नीचे, वन रूफ के नीचे दिया जाएगा, उसी को तो वन स्टॉप सेंटर बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये सब स्कीम है किसके अंतर्गत, जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम है, किनके लिए, महिलाओं के लिए, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी आती है, ठीक है।
अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इनको इंटीग्रेटेड मैनर में सपोर्ट दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, नॉर्मल सी चीज है, और दोनों क्षेत्र में प्राइवेट स्पेस पे भी और पब्लिक स्पेस पे भी। अब फंडिंग आएगी कहां से? तो भैया निर्भया केस हुआ है ना, जो सबसे बड़े अमानवीय कृत्यों में से एक माना जाता है हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ जो आपका वायलेंस हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर निर्भया फंड जो बनाया गया उस केस के बाद से, तो वहां पर सेंट्रल वहां पर फंड प्रोवाइड करती है, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है और यूटीज को भी दिया जाता है। निर्भया फंड की बात करें तो 2012 को जो आपका निर्भया केस हो गया था उसके बाद डेडिकेटेड फंड बनाया गया, इसको सेटअप किया गया, ठीक है। और इसका फोकस जो है वो किस पे है? तो सीधी बात है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इन द इंडिया, उसको और अच्छे से जो है वहां पर हमको क्या करना है प्रदान करना है हमको, है ना, सुरक्षा भी, सेफ्टी के मेजर्स, पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्पेस पे। अब यहां पर जो है ये जो आपका फंड है इसको रेगुलेट कौन करेगा या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। इसका बार बार नाम सुनते होंगे आप लोग बजट वगैरह के संदर्भ में। अब इसके बाद ये जो फंड है यूज किया जाएगा इन्हीं से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ठीक है। MIS पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया गया है। अब अगर कोई चीज भी कोई भी अगर पोर्टल बनाया जा रहा है जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कर दिया हमने, तो उससे क्या ट्रांसपेरेंसी, उससे क्या अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी। अब ये सबमिशन जो है यहां पर जो एप्लीकेशन से आपका इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस का, उसके लिए ये आपका पोर्टल जो है वो चालू किया गया। अब हमको ये जानना इतना आवश्यक नहीं था कि कौन सा पोर्टल क्यों चालू किया गया, ये जानना है कि ये जो हमारी योजना उसके अंतर्गत क्या मेन प्रावधान है आपका। अब हम बार बार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये सनराइज इंडस्ट्री है। बताइए कि जरा सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है कमेंट बॉक्स में। अब ये जो है आपकी, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी नोडल? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग होगी। किस तरीके की स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसमें किया क्या जाएगा? तो भैया प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। जब कहीं पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है तो वहां पर प्रोडक्टिव मैनर में, प्रोडक्टिव जो आपका एस्पेक्ट है वो भी इनहेंस होता है, वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता में उन्नयन होता है कि नहीं होता। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहले सिर्फ BSNL था, इनकमिंग का भी पैसा लगता था कि नहीं लगता था। अब धीरे धीरे जब प्राइवेट प्लेयर्स आए तो रेट थोड़ा डाउन हुए, अब इतना कंपटीशन बढ़ गया कि 500 रुपए में पूरा फ्री हम 3 महीने चला रहे हैं फोन, ठीक है ना। आप समझे, इस तरीके से एग्जांपल्स को आप कोट करेंगे वहां पर, ठीक। आप समझिएगा कि यहां पर इसका एम क्या है। तो पहला आधुनिकीकरण करना, प्रतिस्पर्धा को वहां पर उसका उन्नयन करना, ठीक है ना। जो आपके विद्यमान या एग्जिस्टिंग जो आपके इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं और उनको जो ट्रांजिशन है उनका, जैसे वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है तो उनको फॉर्मल करना। अब ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, PF नहीं मिलता, उनको मेडिकल एड वगैरह नहीं मिलता, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में आप देखिए तो वहां पर क्या मिलता है, PF वगैरह की भी बात होती है वहां पर, और भी जो सामाजिक सुरक्षा के आयाम और प्रावधान है वो भी वहां पर उनको मुहैया कराए जाते हैं। अब यहां पर इसका जो एम है वो क्या है? तो सहायता प्रदान करना FPOs को, जो फार्मर प्रोड्यूसर आपके ऑर्गेनाइजेशंस है ना, SHG है आपके, ठीक है, और जो आपके कोऑपरेटिव्स वगैरह भी होते हैं जो पूरे चेन के, वैल्यू चेन के अंतर्गत सम्मिलित है ना, ये सब। अब इसके बाद ये स्कीम जो इंप्लीमेंट की जा रही 5 सालों के लिए, 2020-21 से 24-25 के लिए। यहां पर जो एक्सपेंडिचर है, अगर हम देखें कि यहां पर जो है व्यय होगा वो किस तरीके से जो है उसको मैनेज किया जाएगा, उसका प्रबंधन किस आधार पर किया जाएगा, तो यहां पर नॉर्मल स्टेट्स की बात करें, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है 60-40 का रेशो होगा। अब नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन स्टेट है उसमें कैसे होगा? 90:10 के रेशो में, और यूटीज में 60:40 के रेशो में। कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका है? अब संविधान में आर्टिकल 239 देखेंगे आप, 239B भी देखेंगे तो वहां पर दिल्ली पांडिचेरी की बात है कि नहीं, वहां पर विधायिका है तो वहां पर रेशो कितना होगा? 60-40। और जिन यूटीज में नहीं है विधायिका वहां पर क्या होगा? 100% फंडिंग करेगी सेंटर। आप समझिएगा कि नाम क्या है यूटी का? केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र के द्वारा शासित, ठीक है। तो वहां पर तो वैसे भी उनकी जिम्मेदारी के 100% करे, लेकिन जहां पर विधायिका बना दिए तो वहां पर उत्तरदायी सरकार हो गई, वहां पर विधायिका है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सीधी बात है, सबसे पहला फाइनेंशियल असिस्टेंस देना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, उसके बाद वहां पर उनके रेवेन्यू को जो है बढ़ाना, है ना, जहां पर हम लक्षित कर रहे हैं उद्यमियों को। उसके बाद यहां पर जो फूड की क्वालिटी है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं आप, जो आपके सुरक्षा से संदर्भित मानदंड होते हैं
तो आप देखा होगा आप लोगों ने कि यूरोपियन यूनियन ने हमारे यहाँ के जो अल्फांसो आम हैं उनको लेने से मना कर दिया। ऐसे न्यूज आती रहती है। तो क्यों मना कर दिया? तो बोलते भैया फाइटोसैनिटरी जो आपके मेजर्स हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो भैया उनको तो हमको इंश्योर करना है ना, तो उसी संदर्भ में है। वैसे कंप्लायंस को बढ़ाना किन संदर्भों में? गुणवत्ता के आधार पर भी और सुरक्षा के प्रावधानों पर भी, मानकों पर भी। अब यहां पे ट्रांजिशन जो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में, इसमें भी स्पेशल फोकस किस पे होगा? जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में आ जाएंगे। कौन? जो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये नाम नया कर दिया हम लोगों ने। जो पहले हम बोलते थे ना कि गरीब या रुग्ण जो हमारे जिले थे, प्रदेश थे, तो अब सरकार ने नया स्लोगन दे दिया कि आकांक्षी है। अब ये गरीब या रुग्ण नहीं है, एस्पिरेशनल है, बोलने में अच्छा लगता है फिर, इसलिए ऐसा नाम दे दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां पर फोकस किस पे है? तो एमएफपी जो बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये किस एरिया में होता है? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। अब यहीं पर आप पेसा को रिवाइज कर जाइए, है ना। पेसा एक्ट आपने देखा होगा ना, 96-97 वाला पेसा एक्ट। पंचायत एक्सटेंशन कहां पर? ट्राइबल एरियाज पे। बताइएगा जरा, वो 5th शेड्यूल वाले या 6th शेड्यूल वाले, कहां के किस शेड्यूल के क्षेत्र ज्यादा आते हैं पेशा के अंतर्गत, है ना, उसको बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉश। आज के सारे जो टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब यहां पर हम देखेंगे कि अभी केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर जो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर महिलाओं के संदर्भ में अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना, तो उनसे निपटने के लिए जो है आप एक संयुक्त समिति गठित करें और वहां पर भी सुरक्षा के आयामों को, सुरक्षा के प्रावधानों को सशक्त करिए। तो 2013 का ये आपका एक्ट है, उसी के संदर्भ में ये आदेश दिया। ये नॉर्मल सा कंटेक्स्ट हो गया। अब हमको देखना है कि ये गाइडलाइंस है क्या, लॉ क्या है। तो विशाखा गाइडलाइन सबको पता होगा, है ना। इसी के अंतर्गत जो है इसको लीगली बाइंडिंग बनाया गया, है ना। विशाखा गाइडलाइन जो है वो क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी है। वहां पर यौन उत्पीड़न को हर आयाम पर जो है परिभाषित किया गया है और उसमें 3 तरीके के एस्पेक्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो है ऑब्लिगेशन, सारे जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस की ऑब्लिगेशन है इंस्टीट्यूशंस पे। पहला प्रोहिबिशन, पहला क्या है? निषेध। दूसरा प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन, निषेध के बाद रोकथाम और उसके बाद निवारण। ठीक है। अब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रेड्रेसल एक्ट, वो जो है आपका पास किया गया क्या 2013 में। इसमें डेफिनेशन जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहां पर डिफाइन किया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट को उसके हर एस्पेक्ट में उसको जो है डिफाइन किया गया और उसके अंतर्गत कंप्लेंट्स की बात, इंक्वायरी की बात, सजेशंस की बात, कि किस तरीके की जो है अनुक्रिया या एक्शन लेना है ना, वो सब यहां पर डिफाइन किया गया है। अब ये कब लाया गया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो बोला था कि भैया, उसी ने दिया था विशाखा गाइडलाइन, उसी का अगला कदम है कि हमने इस एक्ट को पास किया निर्भया केस के बाद। आप देख रहे हैं 2013। अब इस एक्ट को जो आपका वृहद या व्यापक रूप दिया, वो किसको दिया इस एक्ट के थ्रू? तो भैया विशाखा गाइडलाइन को दिया। अब विशाखा गाइडलाइन कब आया था? 1997 में। किस केस में आया था? तो भवरी देवी जो आपकी सोशल वर्कर थी राजस्थान में, उनके गैंग रेप के संदर्भ में आया था। ठीक। अब इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो जहां पर, या कोई ऑफिस हो जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहां पर आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। हालांकि ये लूप होल भी है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी इमेज खराब ना हो इसलिए ऐसी चीजों को बचा भी ले जाते हैं, लेकिन आप समझिए यहां पर आईसीसी का प्रावधान है। ठीक है ना, वो जांच करेगा। उसके बाद फिर न्यूट्रल जो है आपका पक्ष बाद में जो है थर्ड पार्टी काम करती है यहां पर। अब यहां पर क्या किया गया है? सेक्सुअल हरासमेंट के हर एस्पेक्ट को डिफाइन किया गया और उसके लिए दांडिक प्रावधान भी किए गए हैं। उसमें हर तरीके की वुमेन को कवर किया गया है, जहां पर उनकी एज कुछ भी हो, है ना। पॉक्सो की बात अलग है, जो आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड चीजें हैं। अब यहां पर क्या किया जाएगा? जो वुमेन्स के राइट्स हैं वर्क प्लेस पे, उनको जो है वहां पर संरक्षित किया जा रहा है ना। और लिखा गया इन एनी कैपेसिटी, पंक्चुएशन है ये, किसी भी कैपेसिटी में उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। अब ये जो आपका पॉश एक्ट है, पीओएसएच जो आपका एक्ट है ना, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके अंतर्गत जो है इंक्लूडेड है 2013 का। तो इसमें क्या क्या है, कौन कौन से प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। पहला, अनवेलकम एक्ट्स को रखा गया है, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो डायरेक्टली किया जा रहा है ना, या इंटेंशनली किया जा रहा है ना, इस तरीके के अवांछित कार्य महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एडवांस फिजिकल कांटेक्ट की बात की गई है ना, या फिर किसी भी वुमेन से सेक्सुअल फेवर मांगना, है ना। उसके बाद जो है, जो यहाँ पर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स की बात है, पोर्नोग्राफी वगैरह की बात है। ठीक है। इसके बाद जो अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट को भी यहां पर शामिल किया गया है। इसके बाद यहां पर यह भी देखा गया कि किसी भी तरीके की ऐसी टिप्पणी, आक्षेप जो आपका वैसे
जो है आपके संदर्भ से रिलेटेड हो, सेक्सुअल हरासमेंट से। उसके बाद यहां पर आपत्तिजनक जो पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स है, एमएमएस है, एसएमएस है ना, इन सबको भी कवर किया गया है। इसके बाद उनको मतलब धमकाना, थ्रेट करना, ब्लैकमेल करना, है ना, ऐसी डिमांड के लिए जो है उन सब संदर्भों को यहां पर रखा गया है, संपृक्त किया गया है। बहुत ही व्यापक है ये आपका एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाता है। तो पहला, यहां पर जो भी वुमेन है जो डिस्ट्रेस की कंडीशन में है ना, उसको वहां पर कंपनसेशन दिया जाएगा। दूसरा, अगर उसको किसी भी तरीके से करियर जो है उसका, वहां पर करियर में किसी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ हो, है ना, तो उस तरीके का लॉस हुआ उसको भी कवर किया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस को दिया जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल जो है आपका वहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा, है ना, उस आधार पे जो है कंपनसेट किया जाएगा उनको, ठीक। उसके बाद यहां पर जो है फिजिबिलिटी भी देखते हैं वैसी पेमेंट्स की। इसमें जो सेक्शन 14 है वो बताता है इस तरीके के पनिशमेंट को, है ना, कि मान लीजिए कोई वहां पर झूठी दुर्भावनापूर्ण शिकायत कर दे अगर कोई, है ना, तो उस संदर्भ में भी वहां पर प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रावधान हमको याद भी रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सीधा सीधा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का यहां पर ओवरलैप है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे हम लोग यहां पर। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कोरल ब्लीचिंग बार बार न्यूज में होता है, ठीक। अब ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। कहां लोकेटेड है, कोरल सी में। कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में है। ये बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर इस तरीके का क्या है, बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है किस तरीके का, कोरल पॉलिप्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया गया कोई भी जो है आपका, ये क्या है बताइए जरा। इस तरीके का अगर कोई भी आप देख रहे हैं कि जैसे आप और भी सुन रहे होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ है अंडमान निकोबार तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप तो है, एटॉल है कि फ्रिंजिंग है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी देखिए। तो अब इस तरीके की जितने भी आपके स्ट्रक्चर है उसमें ये सबसे बड़ा है पूरे विश्व में, ठीक। अब ये क्या है, इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं क्या, ओशियन का। यहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट करता है वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, और इसको जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। कब किया गया, 1981 में, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब कोरल पॉलिप्स के बारे में बता रहे हैं। तो एक तरीके का समुद्री, ये क्या है ऑर्गेनिज्म है, प्रवाल भित्ति। अब इसकी अभिलाक्षणिकता या विशेषता क्या है, तो समझिएगा, इनमें जो इनकी बात करें ऑर्गेनिजम्स की, जो पॉलिप्स जिनको बोला जाता है, ये जो है सॉल्ट को या चूने का स्राव करते हैं, और इन्हीं जीवों के कंकालों का जो संचय होता है, उनका जो एक्यूमुलेशन होता है, उसके कारण ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है या कहां बनता है, तो बिल्कुल ऐसा समझिएगा कि अगर हम रीफ्स की बात करें, ठीक है, कोरल्स की बात करें, तो ये जीवित तभी रहेंगे जब वहां पर बिल्कुल बैलेंस्ड जो है एटमॉस्फेरिक जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, ठीक। और कहां पर पाई जाएंगी ये, तो ट्रॉपिकल एरिया में। मतलब अगर हम ग्लोब में देखें तो 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। अब इनको महासागरों का वर्षावन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनमें बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है, ठीक। ये गंदे पानी में भी नहीं रह सकते और बिल्कुल प्योर वाटर में भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उसके कारण जो है इन पर जो है, अगर मान लीजिए बहुत साफ पानी है तो भी जो है इन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर गंदा है तो पड़ेगा ही। जैसे सीवेज वगैरह का पानी निकलता है हमारे यहां से, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समझिए, अगर वो जाके मेन वाटर बॉडी में मिलता है तो वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिसको हम शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं। तो जो आपने बीओडी और सीओडी पढ़ा होगा, तो वहां पर जितनी इंपॉर्टेंट, मतलब जो वहां पर आवश्यकता है किसकी, जल में घुलित ऑक्सीजन की, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है, वहां पर बायोलॉजिकल जो डिमांड ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी, तो वहां पर उनकी मृत्यु होने लगती है, ठीक है। ऐसे समझिएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक। अब यहां पर होता क्या है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गी के संदर्भ में यहां पर बात करेंगे, उसका नाम जो है आपका जूज़ैंथले है, वही वहां पर खाना बनाता है, ठीक है ना। पॉलिप्स के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। एल्गी जो रहता है उसका नाम है जूज़ैंथले है आपका, ठीक है ना, वही खाना बनाएगा। तो होता क्या है, दरअसल ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है, एक आदमी उसको रहने के लिए आश्रय दे रहा है, दूसरा आदमी उसको खाना दे रहा है। इसी को तो हम बोलते हैं सहजीवी संबंध, जो एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हम उसको बताइए जरा, उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके बाद यहां पर देखेंगे कंडीशंस क्या है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो कंडीशंस है वो कैसी कंडीशंस है, तो भैया यहां पर बिल्कुल बैलेंस जो है क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ जो एनुअल ओशन वाटर टेम्परेचर है तो कितना होना चाहिए, बिटवीन 20 टू 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर शैलो वाटर होना चाहिए क्योंकि उनको सन रेज की आवश्यकता होती है, सनलाइट की, तभी तो वो खाना बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं। तो जूस एंथेले जो है खाना बना पाएंगे। तो अप टू 80 मीटर। उसके बाद बेंथिक जोन होता है ना, वहां पर भी कुछ ऐसे तरीके के जीव पाए जाते हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए, बिल्कुल बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की, और थोड़ा सा क्लीन जो है चाहिए, ना बहुत ज्यादा गंदा ना बहुत ज्यादा साफ पानी उनको आवश्यकता होता है। यहाँ पर सैलिनिटी की बात करें तो 27 से 30 है, और यहाँ पर ओशियन करेंट्स और वेव्स की भी आवश्यकता होती है जो वहां पर रोटेट करती रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर तीव्रता से आएंगी तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा बहुत ज्यादा, तो फिर इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक वर्ड याद रखेंगे तो सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर जाएंगे आप। इनको बहुत बैलेंस जो है सारी कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है व्यापक जो है समुद्री जो है प्लेटफॉर्म की जरूरत रहती है ताकि एक्सटेंसिव जो कॉलोनीज जो है ये बना सकते। तीन तरीके की यहां पर रीफ्स होती है। पहला फ्रिंजिंग है जो आपका डेवलप होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में, इसके एग्जांपल सदर्न फ्लोरिडा है आपका, सकाऊ आइलैंड भी है। इसके बाद बैरियर रीफ्स की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ वाला हो गया, ये आपका कोस्टल प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर बनता है। एटॉल की बात करें तो रिंग शेप में बनता है ये आपका, है ना, और ये सीरीज ऑफ जो है आइलैंड वगैरह होते हैं इसमें, है ना। और ये जो एटॉल है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एंटिलीज सी हो गया, रेड सी हो गया, ठीक है। और यहीं पर जो एटॉल है अगर वो सराउंडिंग कोई मतलब वाटर बॉडी से अगर वो सराउंडेड है तो उसी को लगून बोला जाता है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका वहां पर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, समझिएगा, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? जूजेंथली जो एल्गे है आपका, एल्गी है। अब एल्गी की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसी के कारण वहां पर पिगमेंटेशन कलर होता है, तो कलर उड़ जाता है, बोलते हैं ना ब्लीच कराना, ठीक है। तो कलर उड़ जाता है, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और वही इंडिकेशन होता है कि भैया इनकी मृत्यु हो गई है कोरल्स की, ठीक। अब यहां पर कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है, तो भैया टेम्परेचर राइज। अब टेम्परेचर राइज वार्म आपके ओशियन करंट के कारण भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है, एल जो आपका नीनो जिसको सदर्न ऑसिलेशन होता है उसके कारण भी हो सकता है। अगर वहां पर एसिडिफिकेशन ओशियन में ज्यादा बढ़ गया उसके कारण भी होगा। क्यों? क्योंकि CO2 का लेवल वहां पर बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है डिसीज वगैरह से भी होती है, कोरल प्लेग हो गया, व्हाइट पॉक्स हो गया। लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे वहां पर अगर फूड सप्लाई ब्लॉकेज हो गया, ऑयल स्पिलेज हो गया वहां पर, है ना, सनलाइट अगर कम आ रही है वहां पर, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो टूरिज्म वगैरह है ना, मानव जनित जो आपकी समस्या है उसके कारण भी जो है यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस पर उनके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे कोरल्स का वर्ल्ड में, तो इंडो पैसिफिक रीजन में देखें तो 30 डिग्री साउथ और 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। इंडियन जो आपका ओशियन की बात करें तो केनिया, मडागास्कर जगह याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब ये जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया में ही पाई जाती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में वैसे बात कर रहे हैं कौन कौन सी जगह है, इंडियन ओशियन में कहां कहां है, ये आप एक बार देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें। मालदीव्स, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, पाक बे हो गया, पैसिफिक में फिलीपींस में है, माइक्रोनेशिया क्वींसलैंड में है आपका, कैरिबियन सी में भी है। महत्व क्या है इसका, तो भैया रेन फॉरेस्ट बोला जा रहा है इसको ओशियंस का, तो वैसे भी यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है। उसके बाद मरीन इकोसिस्टम की ये हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक। इसके बाद प्राइमरी सोर्स है ये मरीन स्पीसीज के फूड के लिए, प्रमोट करता है टूरिज्म को, वाटर क्लीनिंग के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है। इंडिकेटर स्पीसीज भी तो है ये एक तरीके से, कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसके अंतर्गत। इसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं इनके संरक्षण के लिए, तो एक एक्ट है आपका जो आपको पता होगा कि कोरल्स को इंक्लूड किया गया शेड्यूल 1 में, है ना, किसके अंतर्गत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। फिर हमारा अम्ब्रेला यहां पर जो आपका एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन है आपका नोटिफिकेशन 1991। उसके बाद मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है आपका, कोरल रीफ प्रोटेक्शन है ना, रिस्टोरेशन की बात की जाएगी, है ना, इसी के अंतर्गत जो डिकेड जो घोषित किया गया है यूएन का, मतलब कोरल रीफ प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन जो आपका है, किसके अंतर्गत, जो आपका यूएन डिकेड घोषित किया गया है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 के लिए, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र का एक आपका दशक है ये, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण पर केंद्रित है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र है उसके रिस्टोरेशन के लिए, ठीक। तो ये डिकेड वगैरह इनके संदर्भ में है। इसके बाद यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021-30, उसके अंतर्गत भी स्पॉटलाइट में जो है आपका कोरल रीफ है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क भी है, ग्लोबल फंड भी बनाया गया है कोरल रीफ्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग कॉटन इंडस्ट्री के संदर्भ में। तो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है ना, वो जो लक्ष्य डिसाइड किया गया था 12.5 बिलियन का, उसको हमने
सरपास कर लिया है, फरवरी 2022 के लिए था, ठीक है ना, ये जो आपका लक्ष्य था, वहां पर हम 13.95 बिलियन डॉलर को क्या कर चुके हैं, उस लक्ष्य को जो है क्रॉस करके इतना एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब ये कंटेक्स्ट है। अब सीधी बात है कि यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, अब ये बोला जा रहा है कि 15 बिलियन यूएस डॉलर भी हम क्रॉस कर जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में। ठीक, ये कौन बोल रहा है? कॉटन टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अब कॉटन जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी। ठीक, अब ये सीधे सीधे फाइबर है ना, आपको पता है, ठीक है ना, तो आपका क्लोथिंग हो गया, है ना, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, देखेंगे अभी हम लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ना केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बल्कि इसका यूज वनस्पति ऑयल इंडस्ट्री में भी सीड के रूप में किया जाता है। अब इसका यूज जो है फॉडर के रूप में भी किया जाता है, जो आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके बाद बेसिकली ये खरीफ की फसल है, ये आप लोगों को पता होगा। अब इसके लिए फेवरेबल किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो भैया यहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये ग्रो होता है आपका, ठीक है ना। और यहां पर कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की आवश्यकता होती है इनके लिए एक वर्ष में, और रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर यहां पर चल जाएगा। अब इसके बाद जो है यहां पर हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल की जरूरत पड़ेगी यहां पर, ठीक है ना। जूट वगैरह आप देखते होंगे तो बंगाल में बहुत ज्यादा होता है और अब बांग्लादेश में, है ना, क्योंकि पहले तो बंगाल जो था उसमें बांग्लादेश शामिल था, ठीक है ना। अब यहां पर रेनफॉल ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, और सनी और ड्राई वेदर चाहिए। कब? जब ये रिपनिंग हो रही होती है उसमें, जब वो पक रही होती, पकते समय, लेकिन शुरुआत में इसको वर्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक, अब ये कहां पर उगता है, तो भैया ब्लैक सॉइल में उगता है, तो मालवा और दक्कन का प्लेटू वाला एरिया हो जाएगा। और सतलुज का जो आपका मैदान है वहां की जलोढ़ मिट्टी में भी होता है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है लाल और लेटराइट जहां पर सॉइल पाई जाती है वहां पर फिर ठीक ठाक रूप से ये विकसित हो जाता है। अब यहां पर क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि समझिएगा, यहां पर बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं, चीप और एफिशिएंट लेबर जो है वहां पर रिक्वायर्ड होती है। कब? टाइम ऑफ पिकिंग, मतलब जब कटाई किया जाना है तब बहुत अच्छे कुशल श्रम की आवश्यकता होती है और सस्ते, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है कि वहां पर जो है स्पेशलाइज्ड जो हो इस फील्ड के, है ना, विशेषीकृत जो लोग हैं वही इसको, नहीं तो वहां पर लॉस हो जाता है, ऐसा समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर इंडिया जो है उसके अंतर्गत लार्जेस्ट कल्टीवेशन का एरिया है पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लीडिंग प्रोड्यूसर भी है भारत, किसके साथ? चाइना और यूएसए के बाद। अब यहां पर भारत के अंतर्गत देखें तो टोटल 2/3 जो एरिया है वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है स्टेट्स के अंतर्गत, जो है 2/3 जो टोटल प्रोडक्शन का 2/3 है वो किन स्टेट्स में किया जाता है, तो भैया आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ठीक, कुल क्षेत्रफल और उत्पादन का 2/3 इन स्टेट्स के द्वारा जो है किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है, तो भैया यहां पर परिधान वाली जो आपकी इंडस्ट्री वहां पर तो है ही है रॉ मटेरियल के रूप में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वर्सेटाइल रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है ये, इसके कई सारे अनुप्रयोग है, ठीक है, जैसे पेपर इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव जो आपकी इंडस्ट्री वहां पर भी सॉइल सेवर के रूप में भी यूज होता है, डेकोरेटिव एस्पेक्ट में भी यूज होता है, और फर्निशिंग मटेरियल्स में भी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इको फ्रेंडली भी हो गया ये आपका। ठीक, इसके बाद ये मेंटेन करता है एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्यों? क्योंकि ये आपका बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब यहां पर जो भारतीय आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये कंट्रीब्यूट करता है भारत की जीडीपी में 5%, 14% जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 11% हमारे एक्सपोर्ट के अर्निंग में भी। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है कंट्री में एग्रीकल्चर के बाद वो यहीं पर है, ठीक है। अब यहां पर 52 मिलियन पीपल जो है डायरेक्टली यहां पर एम्प्लॉयड है और 70 मिलियन पीपल इनडायरेक्टली, जो ठीक है, इसमें जो आपके अनस्किल्ड वुमेन है वो भी इंक्लूडेड है। अब टेक्सटाइल और जो अप्रैल इंडस्ट्री है, अप्रैल जो इंडस्ट्री है वो जीडीपी में, ओवरऑल जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन 2% करती है, और भारत में 2019 का डेटा है, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग में अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 11% है। वुमेन यहां पर 70% है, तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का भी जो एस्पेक्ट है वो भी हम यहां पर मोबिलाइज कर पा रहे हैं। उसके बाद वर्कफोर्स की बात करें, जो आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलूम में जो है बात करें तो 73%, मतलब परिधान निर्माण में कार्यबल का 70% और हथकरघा हैंडलूम की बात कर रहे हैं, ये हैंडलूम की बात करें तो वहां पर लगभग 73% वुमेन्स है, ये ना, ठीक ठाक डेटा है, कुछ डेटा अपने पास रखना है, सारे डेटा नहीं याद करना है हमको कि डेटा रटने में पड़ जाए हम लोग, 2-4 डेटा हमारे लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो चुनौतियां हैं क्या है, तो भैया ऐसा है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, है ना, उनके साथ हमारा कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उसका सबसे बड़ा कारण है स्केल ऑफ इकोनॉमी,
ठीक, उसके बाद हमारे यहां आप देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो है हम वहां पर मात खा रहे हैं। तो ऑब्सोलीट जो आपकी टेक्सटाइल मशीनरी है, ऑटोमेशन है ना, जो जॉब्स का, उसके संदर्भ में। अब जो इंडस्ट्री है ये आपकी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है नेचर में। फिर यहां पर रॉ मटेरियल की कीमत ज्यादा है, सिंथेटिक फाइबर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और डिमांड और सप्लाई के अंतर्गत गैप और स्किल्ड लेबर के अंतर्गत भी गैप देखा जाता है ना, उसकी भी हमारे यहां अपर्याप्त रूप से उपलब्धता है, अपर्याप्तता है, ऐसा समझिए। अब भारत ने क्या क्या भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, तो भैया पीएम मित्रा पार्क है, इसके अंतर्गत 7 जो है इस तरीके के पार्क जो है अगले 5 साल में क्या करना है, वो सेटअप करना है। पीएलआई स्कीम, इंसेंटिव देना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना, इस इंडस्ट्री में। उसके बाद टफ्स की बात की थी मैंने, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए है ये आपकी फंडिंग स्कीम। ठीक है, समर्थ है आपका, जिसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, वेवर्स और आर्टिशियंस दोनों को, जो आपके ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन करेंगे हम लोग। ठीक, और ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर जगह है। अब इसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो सिल्क समग्र है, उसके अंतर्गत टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, जिससे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में और प्रोडक्शन के लेवल पे भी सिल्क की तो बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाना है। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे तो श्रीलंका को हमने अभी भारत सरकार ने $1 बिलियन की सहायता दी है। ठीक है ना, तो अब ये जो है आपका क्यों दिया जाता है, तो किसी देश की कठिन समय में सहायता के लिए दिया जाता है। ये किस तरीके का लोन है, तो शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन फैसिलिटी है। ये अभी प्रोवाइड किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहां पर एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों की सरकारों के बीच में। अब ये सॉफ्ट लोन होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, और ये उनके विकासात्मक जो आयाम है उनके उन्नयन के लिए दिया जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर प्रमोट किया जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, कि जितना भी टोटल होगा उसका 75% जो उसकी वैल्यू होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो उसका सोर्स कंट्री कौन होगा, तो इंडिया होगा। जैसे आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, टेलीकॉम हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर जो साइज ऑफ पेमेंट है ना, इंटरेस्ट है, ये कम होगा, और ये डिसाइड कौन करेगा, तो जो आपका लेंडर होगा, जो देने वाला देश होगा, वो डिसाइड करता है। ठीक है ना, अब इसमें किसी तरीके की धोखाधड़ी अगर जो बॉरोवर कंट्री करती है तो उसके ऊपर दांडिक प्रावधान भी है फिर। ठीक है, अब यहां पर दोनों तरीके के लोन दिए जाते हैं, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड किसको बोलते हैं, जहां पर कोई कोलैटरल रखी जाती है। ठीक है, अब जो जहां पर कोलैटरल नहीं होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा, वहां पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, नॉर्मल समझिएगा। अब यहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी दी जाती है कि भैया रीपे करने के लिए टाइम ज्यादा दे दो इनको। ठीक, अब इसके बाद यहां पर जो है अगर किसी तरीके का धोखाधड़ी वगैरह होती है तो फिर दांडिक प्रावधान है, पेनलाइज करने के जो है वहां पर डायमेंशंस को भी रखा गया है। ठीक, एक्सिम बैंक जो है अभी तक हाईएस्ट शेयर ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट उसने दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 80 में 82 में कब हुई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अफ्रीकन नेशंस जो है उन्होंने सबसे ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, क्यों, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है, सबसे पिछड़े जो है वो देशों में आते हैं अफ्रीकन। ठीक है ना, 0 डिग्री के आसपास देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियां भी वहीं पाई जाती हैं। अब लिमिटेशन क्या है, तो पहला अनसिक्योर्ड जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसमें हायर इंटरेस्ट रेट है, फिर यहां पर रिस्क भी रहता है। ठीक है ना, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है ये वेरिएबल है ना, तो एक लेंडर से दूसरे लेंडर पे, एक लेंडर जो एक देश को देता है दूसरा लेंडर देता है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अलगाव है, अलग अलग भिन्नता है। ठीक, उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इसमें जैसे क्रेडिट कार्ड है, पेनाल्टी जो लगती है आपकी लेट पेमेंट में, है ना, उस तरीके से यहां पर भी हायर जो है वो क्या लगता है, रेट्स वगैरह लगते हैं। अगर किसी तरीके की धोखाधड़ी या रीपे करने में टाइम लग गया या कोई भी विसंगति वहां पर आई तो वो चुनौती के रूप में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, और यहां पर पहला जो एमसीक्यू है वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त्यमाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, बताना कौन सा गलत है आपका। तो पहला ये है कि यहां पर ये किसका होम है, तो कनिकरण ट्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांप पकड़ने में जो है इनकी क्या है, महारत हासिल है, कनिकरण ट्राइब। ये पिछले 3-4 साल 2016 में भी चर्चा में थी, है ना, आप लोग देख सकते हैं, फ्लोरिडा इनको ले गया था। ठीक है ना, और इसको देख जाइएगा आप लोग। कनिकरण ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये किसका होम है, कनिकरण ट्राइब का। ठीक, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब है पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद ये कहां पर रहते हैं, तो भैया जो ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, जो आपकी भौगोलिक अवस्थिति है, तो इसमें जो है 2 सदर्न स्टेट्स आते हैं, केरला और तमिलनाडु दोनों। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों स्टेटमेंट सही है, लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व
का जो नेटवर्क है, वर्ल्ड नेटवर्क, उसमें भी शामिल किया गया है। कब? मार्च 2016 में। तो चारों स्टेटमेंट सही और पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा आपका गलत है। तो पहला ये कि भारत इसका सदस्य नहीं है ना, भारत इसका सदस्य नहीं, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है ना, और ये पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। चारों स्टेटमेंट सही है और पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन है, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर, कहां के प्राइम मिनिस्टर? स्वीडन के और इंडिया, ठीक है ना, जिसका सपोर्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इसे विश्व आर्थिक मंच के समर्थन से स्वीडन और भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि लॉन्च किया गया 2019 में न्यूयॉर्क से, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि अभी इस ग्रुप की जो मेंबरशिप है उसमें 16 देश है, तीसरा भी ठीक है। इसको होस्ट किसने किया था? तो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट स्वीडन ने किया था। चारों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है और लास्ट एमसीक्यू है आज का, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रज्ञाता के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है हमारा, उसने रिलीज किया है गाइडलाइंस, किससे रिलेटेड? डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, और उसी का टाइटल है प्रज्ञाता। डिजिटल एजुकेशन की संदर्भ में जो गाइडलाइंस रिलीज की गई है उसी का टाइटल है प्रज्ञाता। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये गाइडलाइन जो है प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया? तो भैया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग, ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये जो गाइडलाइंस है इसका नेचर कैसा है? तो एडवाइजरी है ना, बाइंडिंग नहीं है। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको फॉर्मुलेट कर सकती है अपने रूल्स के साथ, है ना, जैसा उसको ठीक लगे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।